जय हिंद स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, मैं भी बढ़िया एकदम। तो अभी तक हम कर चुके थे फोर्स लॉज कर चुके थे, ग्रेविटेशन कर चुके थे, जो इससे पिछला ही चैप्टर था ग्रेविटेशन। और ग्रेविटेशन का में हमने बहुत कुछ पढ़ा था। उसके बाद आज हम करने जा रहे हैं अपना नया टॉपिक, जो कि है वर्क एंड एनर्जी। ये आपका यूनिट का नाम है। इसके अंदर हम करेंगे वर्क एनर्जी क्या होता है, कितने टाइप की एनर्जीज होती हैं। मैकेनिकल एनर्जी जो होती है, जो हमारे डे टू डे लाइफ में यूज़ होती है, मैकेनिकल एनर्जी वो कौन कौन सी होती है। उसके अलावा हम इसमें पढ़ेंगे उनके लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दैट एनर्जी कांट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ये जो आपने पढ़ा है, तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है। उसके बाद हम करेंगे पावर, जो हॉर्स पावर होती है। जब गाड़ियाँ हम देखते हैं, सेलेक्ट करते हैं, तो उसमें हॉर्स पावर देखते हैं, तो वो किस अकॉर्डिंग हम जज करते हैं, तो वो सब हम पढ़ने जा रहे हैं आज की इस यूनिट में। ठीक है, चलो फिर इसको स्टार्ट करते हैं बहुत ही जोशीले प्रयासों के साथ, और हम देखते हैं हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे वर्क डन क्या होता है। वर्क डन क्या होता है, वर्क डन के बाद हम पढ़ने जाएंगे कि एनर्जी क्या होती है, और एनर्जी के बाद हम पढ़ेंगे किस किस टाइप की एनर्जी होती है। सो टाइप ऑफ एनर्जी इज ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड। उसके बाद हम पढ़ने जाएंगे कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होती है। अब एनर्जी अलग अलग तरीके से होती है, तो कभी इलेक्ट्रिक एनर्जी जो होती है वो साउंड एनर्जी जैसे लाउड स्पीकर होता है उसमें कन्वर्ट हो जाती है, कभी मैकेनिकल एनर्जी जो है वो और दूसरे फॉर्म में इलेक्ट्रिक एनर्जी में जनरेटर में कन्वर्ट हो जाती है। तो इन सब का जो कन्वर्जन है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बताता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे पावर, जो कितने हॉर्स पावर की हमारे पास गाड़ी है, और ये सब जो चीज़ें होती हैं ये पावर में पढ़ेंगे। उसके बाद कमर्शियल यूनिट, जो हम कहते हैं घर में भाई 5 यूनिट बिल आया है, 10 यूनिट बिल आया है, तो उसमें कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई, या फिर हम कहें कितनी पावर इलेक्ट्रिसिटी आपकी कंज्यूम हुई है, वो सब हम पढ़ेंगे अपने कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। दूसरी चीज़, अगर मैं स्लो लग रहा हूँ आपको, मैं सब स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग चलूँगा। अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत ही स्लो पढ़ा रहा हूँ तो 2x पे कर लीजिए, 1.25, 0.25, जो आपको सुटेबल लगे उस स्पीड पे करो और देखो मज़े से। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, और पहला टॉपिक जो हमारा है उसको स्टार्ट करते हैं वर्क। तो वर्क क्या होता है, हमने डे टू डे लाइफ में देखा होगा कि हम कहते हैं आज तो भाई बहुत ज़्यादा काम कर लिया है, तो वर्क जो होता है वो काम ही होता है। लेकिन फिजिक्स की टर्म में वर्क जो है वो नॉर्मली डे टू डे लाइफ में जो वर्क करते हैं वो नहीं होता। वर्क जो होगा, वर्क डन इन डे टू डे लाइफ कैन हैव जीरो वर्क इन टर्म्स ऑफ साइंस। वो दैट्स अ इम्प्रेसिव स्टेटमेंट। अगर आप पूरा दिन कहें कि मैंने बहुत पढ़ाई की है, मैंने बहुत मेहनत करी है, आई एम वर्किंग हार्ड द होल डे फॉर द एग्जाम, but in terms of science you are unable to do any work, so you are on the work scale of the physics as zero, means आपने जीरो जूल वर्क किया है। ठीक है, अब इसमें डिफरेंस क्या होता है वो सब हम स्टडी करेंगे। तो देखो वर्क डन का एग्जांपल, जैसे एक बैग को आप सर पे रख रहे हो और उसको फिर लेके जा रहे हो, तो जो बैग का क्या बोलेंगे हम, वेट की वजह से, ये जो बैग है, जैसे आपने सर के ऊपर बैग रखा हुआ है, ठीक है, और आप इस साइड चल रहे हो, ये आपके ऊपर बैग है, तो इसका जो मास है, मास की वजह से डाउनवर्ड फोर्स क्या होगा, mg। और आप चल रहे हो इस डायरेक्शन में, लेफ्ट डायरेक्शन में, तो लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहे हो, मास फोर्स जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो आपकी है वो अगर परपेंडिकुलर है तो वर्क डन हम कहेंगे जीरो है। तो इसलिए अगर आप एक बैग को लेके सर पे चल रहे हो, दौड़ रहे हो, घंटों भर दौड़ रहे हो, तो आपने फिजिक्स की टर्म में जीरो वर्क किया है। वैसे ही अगर आप घर से गए हो ऑफिस और फिर ऑफिस से वापसी आ गए हो घर, तो ये कंप्लीट साइकिल का अगर हम वर्क डन देखेंगे तो इसमें जीरो होगा, क्योंकि वर्क डन जो है आगे पढ़ेंगे हम, इसका देखेंगे कि वर्क डन किस किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है। तो जो वर्क डन है वो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रहा है। तो जब घर से हम ऑफिस गए और ऑफिस से वापसी अगर हम घर आ गए, तो वर्क ये डिस्प्लेसमेंट क्या रहा, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। जीरो डिस्प्लेसमेंट की वजह से वर्क डन आपका जीरो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला देखो, यू आर वर्किंग हार्ड फॉर योर एग्जामिनेशन बट इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स यू आर नॉट डूइंग एनी वर्क। तो जैसे आपके मम्मी पापा भी कहते होंगे कि तुम सुबह से कुछ नहीं किया तुमने, तो उन्होंने तुमसे ज़्यादा मे भी फिजिक्स पढ़ी हो, इसलिए वो कहते हैं सुबह से तुम बैठे हो, तुमने कोई काम नहीं किया है। उनको हालांकि दिखता नहीं है कि तुम मेहनत कर रहे हो, लेकिन उनके फिजिक्स के टर्म में तुमने कुछ नहीं किया है। समझ गए, समझ गए, तो आगे देखते हैं। चलो, तो वर्क डन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, जब फोर्स जो है कांस्टेंट है, मींस फोर्स इज नॉट वेरिंग, देन हाउ कैन यू डिफाइन वर्क डन। वर्क डन बाय द फोर्स इज डिफाइंड
वर्क डन एक बॉडी के ऊपर फोर्स लग रहा है, मान लेते हैं ये एक फोर्स है F, एक फोर्स लग रहा है F, एक बॉडी है जिसका मास है m, तो वर्क डन कैन बी डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और इसके बाद जो इसकी डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है वो राइट वर्ड डायरेक्शन में हुई, मीन्स फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों है पैरेलल। तो जो फोर्स का कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होगा उन दोनों का प्रोडक्ट जब कर देते हैं, अगर डिस्प्लेसमेंट x है, s है और फोर्स F है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये हो जाएगा आपका वर्क डन। समझ गए? अब इस वर्क डन को करने के लिए हमने एक फोर्स लगाया जिसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट हुआ। अब देखो, मान लेते हैं एक बॉक्स है और उसके ऊपर आप एक रस्सी बांध के उसको खींच रहे हो इस डायरेक्शन में, तो अगर आप यहाँ पे खड़े हो गए उसको पुश या फिर पुल कर रहे हो तो इसकी डिस्प्लेसमेंट राइट डायरेक्शन में होगी, तो ये हो गया आपका S। नाउ इन दोनों के बीच में कितना एंगल हो गया, थीटा एंगल मान लेते हैं। तो जो फोर्स है उसके कंपोनेंट स्प्लिट कर लेते हैं, एक अपवर्ड डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में। तो जो राइट डायरेक्शन में होगा F थीटा के साथ है तो कोस थीटा, और अपवर्ड डायरेक्शन में F साइन थीटा। ठीक है, तो यहां पे इस बॉक्स को हिलाने में कितना वर्क हुआ, कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, सो F कोस थीटा मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट विच इज S, तो वर्क डन इज गिवन बाय F कोस थीटा इंटू S। तो ये हो गया आपका वर्क डन। समझ गए? यही इस यहां पे डिफाइन किया गया है। तो फॉर्मूला ऑफ वर्क डन कह सकते हैं हम, वर्क डन इज इक्वल्स टू, मैंने आपको क्रॉस प्रोडक्ट बताया था, F क्रॉस S, क्या ये होगा, या फिर F डॉट S ये होगा, बताओ। क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, F S कोस थीटा, ये आपका सिंपल डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है, और यही आपने यहां पे देखा है, कोस थीटा वाला कंपोनेंट ही आता है फोर्स का। जो थीटा एंगल है वो F और S दोनों के बीच का एंगल है, तो F डॉट S इसको हम कह सकते हैं वर्क डन है। मीन्स द फॉर्मूला ऑफ वर्क डन कैन बी डिफाइंड एज वर्क डन इज इक्वल्स टू F, ये वेक्टर है, इंटू S जो कि एक वेक्टर है, जिसको हम कह सकते हैं F, ये मैग्नीट्यूड हो गया, S मैग्नीट्यूड हो गया, कोस थीटा, क्योंकि एक स्केलर क्वांटिटी आएगी। अब ये स्केलर क्वांटिटी है, मींस इसका दो बॉडी अगर वर्क डन 1 है प्लस वर्क डन 2 है तो इसका वेक्टर एडिशन नहीं होगा, नॉर्मल एडिशन होगा। मींस अगर 5 जूल एक फोर्स ने काम किया है एक बॉडी के ऊपर और 10 जूल दूसरे फोर्स ने काम किया है तो टोटल फोर्स जो हो जाएगा 15 जूल हो जाएगा। देयर इज नो रोल ऑफ डायरेक्शन इन केस ऑफ वर्क डन। समझ गए? तो ये आपका यहाँ पे देखो ये हो गया फॉर्मूला। अब फॉर्मूले के आगे देखते हैं, फॉर्मूले के बाद इसकी एसआई यूनिट क्या होगी। अब मैंने एसआई यूनिट आपको बता भी दी है समझाते समझाते, तो इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, एसआई यूनिट जो होगी, ये तो जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये सब कुछ लिखते चलो साथ के साथ। एसआई यूनिट हो जाएगी जूल्स, JOULES, जूल्स एसआई यूनिट बहुत बड़ी है। तो नॉर्मली इस एसआई यूनिट का हम यूज करते हैं क्लासिकल में, और जो छोटी क्वांटिटीज हैं उनमें यूज करते हैं, जैसे अर्ग जो आपकी सीजीएस यूनिट है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज हो जाता है, कैलोरी जो आपका फिटनेस वगैरह में यूज होती है ना कैलोरी, वो सब मीन्स हमने बायोलॉजिकल जो भी एक्टिविटी होती है उसमें कितनी एनर्जी यूटिलाइज हुई है उन सब में कैलोरीज बताते हैं। किलो वाट आर ये जो है ये आपकी कमर्शियल यूनिट है, मतलब 1 किलोवाट आर को हम 1 यूनिट बोलते हैं, जो मीटर में आती है ना, मीटर में यूनिट चेक करते हैं उसके बगल में लिखा रहता है किलो वाट आवर, तो 1 किलो वाट आवर इक्वल्स टू 1 यूनिट, समझ जाओ। चलो फिर ये सब आप राइट डाउन कर लीजिए और हम बढ़ते हैं आगे। चलो इसके बाद 3 केस पढ़ते हैं। अभी जो हमने फॉर्मूला किया है वर्क डन इज इक्वल्स टू F डॉट S, यहां से देखो यहां पे जो कंपोनेंट आपको दिखेगा, जो मैंने अभी आपको समझाया था, क्या समझाया था कि राइट डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है उसके अलोंग जो कंपोनेंट होगा वो फोर्स का कोस थीटा कंपोनेंट होगा, जिससे हम वर्क डन निकालते हैं F कोस थीटा को मल्टीप्लाई कर देते हैं डिस्प्लेसमेंट से, जो भी आपका डिस्प्लेसमेंट है। समझ गए? अगर ये सब हो रहा है तो क्या हो सकता है,
एंगल डिपेंडेंट है, ये आपने दिख रहा है आपको, एंगल डिपेंडेंट है। तो क्या हो सकता है कि 3 केस बन सकते हैं इसमें। देखो, F इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जब F जो है आपका इन दी डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, मीन्स अगर फोर्स राइट डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट भी राइट डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। 0 डिग्री एंगल हुआ। फोर्स भी राइट डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट भी राइट डायरेक्शन में, तो एंगल 0। अब इसमें देखो, ये हम लिख देते हैं केस 1, ये वाला जो है, ठीक है। केस 1 में वर्क डन क्या हो जाएगा? F इंटू एस इंटू कोस 0 डिग्री। अब 0 डिग्री कितना होता है? F इंटू एस। ये हो जाएगा आपका वर्क डन इन केस 1। नाउ इन केस 2, ये वाला केस 2 में क्या कहते हैं कि फोर्स इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मींस जो फोर्स है हम राइट वाले डायरेक्शन में लगा रहे हैं, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो लेफ्ट डायरेक्शन में हो रही है। लेफ्ट डायरेक्शन में भी हो सकता है डोमिनेटिंग फोर्स हो, कोई और फोर्स हो, तो उसकी वजह से, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? जो वर्क डन होगा वो क्या होगा? F इंटू एस इंटू कोस। एंगल कितना है? फोर्स इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, 180 डिग्री एंगल है, तो कोस 180 डिग्री। जैसे कि आपको पता है कोस 180 डिग्री जो होता है वो आपका होता है -1, तो वर्क डन जो हो जाएगा वो हो जाएगा -F इंटू एस। तो जो वर्क डन हुआ वो हो गया नेगेटिव। इस सेकंड केस में जब फोर्स ऑपोजिट है, डिस्प्लेसमेंट एक डायरेक्शन में, फोर्स दूसरी डायरेक्शन में लग रहा है, तो जो आपका वर्क डन होगा वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव। अब आता है थर्ड केस। थर्ड केस थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, जिसकी हम बात करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट या फिर हम कहें वर्क डन 0 कब हो सकता है? सो व्हेन F इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट, तो क्या होगा? अगर फोर्स परपेंडिकुलर है डिस्प्लेसमेंट के, तो उस केस में क्या होगा? बताओ बच्चों, अभी दो केस करके बताएं आपको। वर्क डन इज इक्वल्स टू F इंटू एस इंटू कोस 90 डिग्री। कोस 90 डिग्री क्या होता है? 0। तो वर्क डन क्या हो जाएगा? 0। तो अगर फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है और आपकी डिस्प्लेसमेंट राइट डायरेक्शन में, तो वर्क डन क्या हो जाएगा? 0। इसलिए हम इसका ये वाला कंपोनेंट लेते हैं, राइट डायरेक्शन वाला। अगर अपवर्ड कंपोनेंट ले तो उसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, क्योंकि फोर्स ऊपर, डिस्प्लेसमेंट राइट डायरेक्शन में, टोटल वर्क डन 0। गुड, शाबाश। अब एक तो ये केस हो गया, ये सब राइट डाउन करते तो पॉज कर लेना। एक तो ये केस हो गया जब वर्क डन 0 होता है, और कब वर्क डन 0 हो सकता है? तो चलो अब पढ़ते हैं कि वर्क डन 0 कब कब हो सकता है। फोर्स, डिस्प्लेसमेंट दोनों मल्टीप्लाई में इंटू कोस थीटा। अब देखो, हमने एक केस किया जब थीटा जो है 90 डिग्री है, देन वर्क डन कैन बी 0। दूसरा केस करते हैं जब डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाए। अगर डिस्प्लेसमेंट 0 बच्चों, तो वर्क डन क्या होगा? 0। ये मैं केस करवा रहा हूं आपको, जब किस केस में आपका वर्क डन 0 होगा। अब थर्ड केस है फोर्स। जब फोर्स को हम, एक्सटर्नल जो फोर्स है उसको करते हैं 0, तो वर्क डन क्या होगा? 0। तो वर्क डन 0 होने के लिए 3 पैरामीटर्स हैं। या तो फोर्स जो है वो परपेंडिकुलर हो डिस्प्लेसमेंट के, या फोर्स लगे जा रहा है और फोर्स का जो कंपोनेंट है उसकी वजह से कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा। ये कैसे हो सकता है? जैसे अगर हम यही एग्जांपल ले लेते हैं, यहां पे इस डायरेक्शन में एक कंपोनेंट है, दूसरा कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में, तो डिस्प्लेसमेंट हम अज्यूम करें अगर कि राइट वर्ड डायरेक्शन में होनी चाहिए, लेकिन इस फोर्स की वजह से यहाँ पे ये फोर्स जो है वो 0 हो जा रहा है आपका, ये फोर्स 0 हो गया। या फिर हम दीवार पे धक्का मार रहे हैं, इफ यू आर पुशिंग ए वॉल वेरी हार्ड विद सम फोर्स, देन देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज 0। डिस्प्लेसमेंट 0 होने की वजह से, इस फोर्स की वजह से कोई भी वर्क डन नहीं होगा। सो देयर इज 0 वर्क डन। समझे बच्चे? तो ये अगर समझ गए हो तो अगला देखो, अगर फोर्स 0 कर देते हैं, तो जब फोर्स ही 0 कर दिया, डिस्प्लेसमेंट आपकी हो रही है, मान लो कहीं भी किसी भी वजह से डिस्प्लेसमेंट हो रही है, लेकिन आपका जो फोर्स है वो 0 है, तो वर्क डन क्या होगा? वर्क डन रिमेन्स 0। अब ये जो सब केस किए हमने, ये किया है जब फोर्स कांस्टेंट है, फोर्स इज नॉट वेरिंग विद डिस्प्लेसमेंट,
और डायरेक्शन. When force remains constant, then we are studying what will be the work done. In your 9th standard, it is the most stable case. In your higher educations, you will get some cases where the force is also varying. समझ गए? चलो फिर ये आ गया समझ आ गया तो कमेंट करें, और कुछ नहीं समझ आया तो भी कमेंट करो. जो भी हो कमेंट करके पता चलना चाहिए कि आप एक्टिव हो यहाँ पे. चलो फिर क्वेश्चन करते हैं. अब जो आपको समझ आया है उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन है. चलो फिर वर्क डन एक बार रिवाइज कर लेते हैं. वर्क डन का फॉर्मूला है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कोस थीटा. दिस एंगल थीटा इज द एंगल बिटवीन थीटा इज इक्वल टू एंगल बिटवीन एफ एंड डिस्प्लेसमेंट. फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का ये एंगल है. इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं. तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, चलो पढ़ो इसको. ए पोर्टर होता है कि जो सामान उठाते हैं. ए पोर्टर लिफ्ट्स अ लगेज ऑफ 15 kg. पोर्टर ने लगेज को उठाया. लगेज का वेट जो है वो है 15 kg फ्रॉम ग्राउंड से उठाया. एंड पुट इट ऑन हिज हेड. अब उसने उठा के अपने सर के ऊपर रख लिया है. ठीक है, यहाँ पे इस पोर्टर का सर है जो कि है आपके ग्राउंड से 1.5 मीटर हाइट पे. ग्राउंड से 1.5 हाइट पे उठा के इसने लगेज को रखा है. कैलकुलेट द वर्क डन बाय हिम ऑन द लगेज. अब वर्क डन क्या हुआ, वर्क डन क्या होगा इस केस में? तो वर्क डन जो होगा वो होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स क्या है, इसने लगेज उठाया तो लगेज की वजह से m इंटू जी और डिस्प्लेसमेंट इंटू कोस थीटा. अब यहां पे डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या है 1.5 मीटर, क्योंकि ग्राउंड से उठा के सर के ऊपर रखा है तो 1.5 मीटर हो गया. इंटू अब जो ये फोर्स लगाएगा mg वो किस डायरेक्शन में होगा, देखो यहां पे समझो. फोर्स जो हो जाएगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg, और उसने उठाया किस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में. तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में है, मींस दे आर मेकिंग एन एंगल ऑफ 180 डिग्रीज. मींस थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज. ठीक है, चलो फिर इसको सोल्व कर देते हैं. मास की वैल्यू रखो 15 किलो, जी की वैल्यू 10 ले लेते हैं. डिस्प्लेसमेंट जो है वो 1.5 हुआ है, मीटर्स में हुआ है, इंटू -1. अब देखो ये जो मास है ये ऐसा यूनिट में है नहीं, 15 किलो, केजी इज ऐसा यूनिट. ओके 10 ये तो ऐसा यूनिट में लिखा है हमने, और ये मीटर 1.5 मीटर तो ये भी ऐसा यूनिट में है. तो 15 गुना में 15 माइनस में ये हो जाएगा आपका वर्क डन, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, जूल, विच इज ऑल्सो एसआई यूनिट. सो वर्क डन विल बी इक्वल्स टू माइनस आई थिंक ये हो जाएगा, और यूनिट जूल. ठीक है, ये हो गया आपका आंसर. इसको आप खुद से सोल्व करना है. ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं पहले खुद से करना है, उसके बाद करना. आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन आप देखो, पढ़ो, पॉज करो वीडियो और आप सोल्व करो. मैं आंसर करता हूं इतने, आप फिर वीडियो को रिज्यूम करें और आंसर मैच करें. देखो इसमें क्या लिखा है. ए फोर्स ऑफ 7 न्यूटन, 7 न्यूटन का फोर्स लग रहा है एक ऑब्जेक्ट के ऊपर. द डिस्प्लेसमेंट इज, डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं कितना हुआ है 8 मीटर. तो फोर्स जो लगा है वो 7 न्यूटन का है. डिस्प्लेसमेंट जो हुई है जिसको हम s कह सकते हैं वो है 8 मीटर. इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स की डायरेक्शन में है, मींस जो एंगल है फोर्स का और इसके बीच में वो 0 डिग्रीज है. लेट अस टेक इट दैट द फोर्स एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट थ्रू द डिस्प्लेसमेंट. जो फोर्स है वो कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट पे एक्ट, मींस जब स्टार्टिंग पॉइंट पे था तब भी यही फोर्स था, यहाँ पे भी यही फोर्स था, और एंडिंग पॉइंट तक सेम फोर्स लगा है. मींस फोर्स इज कॉन्स्टेंट. यही केस हमने किया, यही केस किया है. व्हाट इज द वर्क डन इन दिस केस? सो वर्क डन क्या हो जाएगा, फोर्स 7 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट 8 मीटर्स इंटू कोस थीटा, थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, कोस 0 1, 7 इंटू 8, और वर्क डन इज जूल्स. इसका आंसर लिखो. आपकी मैथ बहुत स्ट्रॉन्ग है ना, इसका आंसर लिखो. कुछ खुद भी करो, मैं सब लिख दूं. ठीक है, ये आंसर करो, ये आ जाएगा. अब इसके बाद कई बार क्वेश्चंस में आपके पूछ लिया जाता है कि डिफाइन 1 जूल ऑफ वर्क. तो 1 जूल को कैसे डिफाइन कर सकते हो? 1 जूल को डिफाइन करने के लिए देखो, वर्क इज इक्वल्स टू 1 जूल इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू
कोस थीटा। अब या तो थीटा 0 हो, थीटा या तो 0 हो, ठीक है, मतलब फोर्स इन द डायरेक्शन होगा डिस्प्लेसमेंट के। अब ये दोनों का मल्टीप्लाई 1 कब हो सकता है? जब फोर्स जो है वो 1 यूनिट हो और 1 यूनिट फोर्स की वजह से 1 यूनिट डिस्प्लेसमेंट हो रही है in the direction of force, not in the opposite direction, not in the perpendicular direction, just in the direction of force, then we can say that the work done by that force is 1 joules। चलो फिर कैसे डिफाइन कर सकते हैं? देखो, 1 joule of work is defined as the amount of work done when a force of 1 न्यूटन, जब 1 न्यूटन फोर्स जो है, बताया ना, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, जब 1 न्यूटन फोर्स डिस्प्लेस ए बॉडी थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, 1 न्यूटन फोर्स एक बॉडी को 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट कर दे इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड, देन इट कैन बी डिफाइंड एज 1 जूल। समझ गए? तो 1 जूल of work is defined as the amount of work done when a force of 1 Newton is applied which displaces a body through a distance of 1 meter। अब डिस्टेंस क्यों का? डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट आप एक डायरेक्शन में हो तो दोनों सेम कर सकते हो, मीन्स यूनिट डायरेक्शन अगर ट्रैवल कर रहे हो तो 1 मीटर अगर आपने ट्रैवल किया है इन द डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में? फोर्स के डायरेक्शन में, क्योंकि फोर्स से परपेंडिकुलर किया तो 0, ऑपोजिट किया है तो नेगेटिव, तो लेकिन हमने डिफाइन करना 1 जूल, ऐसे हो जाएगा। और यहाँ पे अगर आपको कह दिया डिफाइन -1 जूल, तो -1 जूल में ये क्या आ जाएगा? इन और इसकी जगह 1 मीटर, यहाँ पे इसको हटा के ऑपोजिट टू दी डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड, -1 जूल हो जाएगा। समझ गए? चलो फिर आज करते हैं हम इतना ही। थैंक यू। Let's meet in the next video lecture. Till then, see you. Bye bye.